लोगों को आने के लिए। पहले तो मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, जैसे जसप्रीत भाई, राइट, मुझे पता है कौन कौन रेगुलर होता है, तो थैंक यू। और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जस्ट ऐसे ही मेरे को बताना, मैं क्वेश्चन करूंगा, मुंबई से कौन कौन है? ओके, मोस्टली ज्यादा मुंबई से ही है। गुजरात से कौन कौन है? ओके, है, कम लोग है। वो बैक बेंचर है, बोलते ना कि पूरा सीट खाली रहेगा फिर भी पीछे ही बैठेंगे। सही है, दिख रहा है ना बराबर? तू कंफर्मेशन देते रहना मेरे को, कुछ गड़बड़ है तो इधर। ओके, तो कैसा रहा तुम लोग का मंडे से लेके 2-3 दिन? मार्केट इतना गिरा तो कैसा, क्या फील है? हल्का फील हो रहा है कि लॉस ज्यादा हो रहा है? क्या सर जी, मैं अच्छा अभी बहुत सारे स्टेट है, मैं ऐसे ही स्टार्ट करने के लिए पूछ रहा था। वैसे आप लोगों को एक बात बताओ, आप लोग कहाँ से आए हो? मेरे को पता है हैदराबाद, कर्नाटका, यूपी और भी बहुत सारी जगह से है, पर अभी वही चीज करते रहेंगे तो अपना टाइम हो जाएगा। बट आप एक समझो बात कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कहीं से भी, मतलब इतने दूर से आते हो। पर्सनली जब भी हम लोग ने ये मीटअप रखा था ना, तो हमारी टीम पहले ये सोच रही थी कि भाई हम लोगों को मुंबई में रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। तो मैंने बोला कि भाई हम लोग फर्स्ट टाइम रख रहे हैं, अपने को पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, तो पहले मुंबई से शुरुआत करते हैं, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम लोग देखेंगे दूसरे सिटीज में। और एक जो चीज है जो मुझे बुरा लगा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हम लोग ने ये मीटअप फ्री रखा है। अब मेरे से हो सका उतना मैंने अच्छा अरेंजमेंट किया है। अब आप लोग मेरे को रिप्लाई में बताना कि बराबर है कि गलत है, ठीक है? बट हमारी यहाँ पे सीट्स जो है वो 900 सीट थी, तो हम लोग ने 900 रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। मैंने ये सोचा कि भाई हम लोग ने जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन लिया है उन लोगों को सबको सीट मिलना चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अगेन वही बात आ जाती है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। तो जब भी हम लोगों ने कंफर्मेशन के कॉल किए, बहुत सारे लोगों को कॉल आए होंगे, मेरे भाई ने भी किए थे, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि विजय ठक्कर ही है। तो हाँ, तो मुझे पता चला वो सब। तो उसमें क्या होता है ना कि एक बुरा लगता है अंदर से कि यार आप लोगों ने इतना, मैंने अरेंज किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया और आप अभी बोल रहे हो कि अभी मेरे को नहीं आना है, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो वो सब चीज है, पर अभी अगली बार से फ्री नहीं रखूंगा, एटलीस्ट 200-300 रुपया लूंगा, जिससे लोग आएंगे जरूर। सर बस जो आए उनको दिल से प्यार, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को यहाँ पे, मैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छी वैल्यू दे सकूं, और जो मैंने 11-12 साल में जो मार्केट को बारे में, मतलब मार्केट के बारे में जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है, जो मैं समझा हूं, वो मैं आप लोगों तक डिलीवर दे सकूं। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं शुरू करने से पहले। सच बताओ, वायर नहीं आया है तो थोड़ा 10 मिनट और लंबा करना पड़ेगा अपने को। तो ये स्टोरी भी था, मैं बीच में बोलने वाला था, पर अभी शुरू में बोल रहा हूं। सो बेसिकली क्या है, जब भी मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, वैसे मैं जॉब भी करता था 2010-2009 में, वो टाइम पे तो कुछ इतना पता नहीं चलता था। बट जब भी मैंने एज अ सब ब्रोकर अपना बिजनेस शुरू किया, तो हमारे पहले कैसा होता था, अगर आप में से कोई सब ब्रोकिंग बिजनेस में हो ना, तो आप लोगों को पता होगा, पहले काम करने का तरीका अलग था। अभी क्या है कि ऑनलाइन जाओ, अकाउंट ओपन करो, 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ना हो तो। अगर होगा तो टाइम लगता है। पहले क्या होता था कि सब ब्रोकर लोग ऑफिस में बैठते थे, हर सब ब्रोकर अपने अपने क्लाइंट्स के पास जाके अकाउंट ओपन करता था। जो पुराना है उनको पता होगा, तो ऑफिस होती थी, तो ब्रोकर्स की भी ऑफिस होती थी। तो मैं एंजल के ऑफिस में बैठता था, और वहां पे बहुत सारे सब ब्रोकर दूसरे भी बैठते थे जो पार्टनर होते थे एंजल के। एंजल उनको अपनी प्रीमाइसिस देती थी। अब मैं नया स्टार्ट किया था, तो मेरे को तो ऐसा समझ में ही नहीं आता था ना कि कौन सी चीज को फॉलो करना है, कि भाई स्टॉक मार्केट में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। एक सेल्समैन डायरेक्ट अपना सब ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू कर रहा है, तो मुझे तो यही पता था कि अकाउंट्स कैसे खोलना है, उतना ही मेरे को पता था। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि कुछ अच्छा करूं। और जैसे अभी मंडे मार्केट गिरा, ट्यूसडे तो छुट्टी थी, फिर वेडनेसडे भी गिरा, तो ऐसे टाइम पे जो अपने पास शेयर होल्ड में होते थे मेरे पास, जो भी हमारे क्लाइंट के, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मार्केट गिर गया और अपने स्टॉक 5-5, 10-10% गिर गए, नुकसान हो गया, अभी और रुकना पड़ेगा। तो हमारे ऑफिस में 2-3 भाई थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
तो वो मुझे ऐसे, जैसे मार्केट गिरा ना, शाम को हम लोग बैठते थे साथ में कि अरे आज तो मार्केट बहुत गिर गया। अरे तेरे को पता नहीं था? मेरे को तो पहले ही पता था, मैंने कल ही सारे शेयर बेच दिए थे। तो थोड़ा बुरा लगता था, पर वो टाइम पे मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मेरे को ऐसा सच में लगता था कि शायद उसने बेच दिए होंगे शेयर, मेरे को ही कुछ नहीं आता है और मैं पागल हूं, मैं जो लेके बैठा था, मेरे को तो पता ही नहीं चला मार्केट गिरने वाला है। फिर बाद में ऐसा होता था कि समझो कोई स्टॉक 20% सर्किट मार दिया आज, तो वही आदमी पहले बोलता था अरे मैंने कल ही लिया था। फिर मैं और डिप्रेस हो जाता था, मैं बोलता था यार ये क्या बात हो गई, मार्केट गिरता है उसके पहले ये बेच देता है, मार्केट चलने वाला रहता है जो स्टॉक, उसके पास उसकी होल्डिंग होती है। ऐसे 1 साल तक चला। मतलब ये फील ऐसी थी ना कि मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि यार ये आदमी को क्या पता है जो मुझे नहीं पता है। और देखोगे तो वो नॉर्मल ही आदमी है, कोई उसको ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं मालूम है कि कोई ऐसा उसको ये नहीं पता चल गया है कि ये करने से वो होगा। बाद में बहुत साल बाद पता चला वो फेंकता था। पर डिप्रेस तो मैं हो गया ना 1-1.5 साल कि भाई अगर जो भी नया आदमी है, आजकल आप लोग ट्विटर पे बहुत स्क्रीनशॉट देखते हो और अभी सबको पता चल गया कि सच क्या है झूठ क्या है, तो वो चीज है ना बहुत प्रॉब्लम देती है। तो एक चीज मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए मतलब ये स्टोरी बोलने का मीनिंग ये है कि आप लोगों को कभी भी किसी और का परफॉर्मेंस देख के आपके परफॉर्मेंस को छोटा नहीं बोलना है, राइट? क्या पता कि आपका परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस से बेटर हो। तो मैं सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बॉस क्या ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या लगता है? तो अभी मैं आप लोगों को मेरा आंसर देने के पहले जस्ट आप लोगों को ऐसे ही पूछूंगा, आप लोगों को क्या लगता है कि एक ईयरली रिटर्न जो एक डिसेंट हम मानते हैं वो क्या हो सकता है? 20, 25 और चलो अपन एक रेंज रखते हैं 20% से 30% का। सर जी यस, कितना? उतना ही ना? ओके। मैं बोला कोई ऑप्शन बाहर रहेगा तो पता नहीं। सर मैं मजाक मस्ती करूंगा, नहीं तो फिर ये वन साइडेड होगा प्रोग्राम। तो अगर आप इतना % रिटर्न कमा रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो। और मैं ये चीज को कंफर्म करने के लिए कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों से मिलते रहता हूं, उनको ये पता नहीं होता है कि विजय ठक्कर ये कंफर्म करने आया है, बट समहाउ मैं उनसे ये समझने की कोशिश करता हूं कि क्या ये सही है। अभी अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझते हो, तो अगर आप 15 से 20 या 22% भी रिटर्न ऑन एन एवरेज ईयरली जनरेट करोगे तो भी अपना ये काम इजीली हो सकता है। छोड़ दीजिए सर, वो अपने पास पूरी लिस्ट है कौन से शेयर चले कौन से नहीं चले। तो अभी देखो, अभी ये करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। क्या हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, क्या हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, या फिर हमें स्विंग ट्रेड करने हैं, या फिर हमें शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेड करना है, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे टाइप की चीजें हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या सूट करता है, राइट? अगर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हो जो जॉब में हम डेली आवर्स में मार्केट में जब भी मार्केट शुरू होता है तो 3-4 घंटा दे सकते हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई जॉब में हो जहां पे आप मार्केट को डेली बेसिस पे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ना के बराबर, मतलब आधा घंटा या 15 मिनट, तो फिर आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे शॉर्ट टर्म जो हमारा वीकली मंथली ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें आना चाहिए, या फिर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ऐसा है कि भाई मेरे को थ्रिल चाहिए, मेरे को रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए मेरा M2M, तो आप लोग इंट्राडे कर सकते हो। बट मैं खुद ब्रोकर हूं, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के डेटा है कि कितने लोग ने इंट्राडे करके कितना पैसा कमाया है। तो ये एक तो बात आप लोगों को बोलूंगा ही मैं कि इंट्राडे करना है तो करो, पर आपका कैपिटल अगर 10 लाख है तो 50,000 से इंट्राडे करो या 1 लाख से करो, जिसके ऊपर नीचे लॉस होने से आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो या आपके मेजर कैपिटल को इंपैक्ट ना पड़े। इंट्राडे में क्या होता है ना, जैसे आपने लिया, फट से मूव आया, आपने वो मूव को कैप्चर करके एग्जिट भी कर लिया, पर जनरली हमारा ग्रीड और फियर हम लोगों को इंट्राडे में कभी कभी स्विंग ट्रेडर बना देता है, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है और फिर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो उसमें ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तब निफ्टी 3000 4000 चल रहा था,
आज 20,000 है। आज मेरे को ऐसा पीछे जाके लगता है कि यार मैंने बजाज फाइनेंस 750 में ले लिया होता तो आज मेरा लाइफ क्या होता। पर क्या अभी अपॉर्चुनिटी है? आप लोगों को क्या लगता है कि अभी भी अपने मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि फिर हो गया जो होना था? तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एज ए इकोनॉमी कि हम अगर यहां से अगर 10% भी ग्रो हुए तो अपना मार्केट कहां जाएगा, राइट? तो जैसे अभी यहां पे निफ्टी का चार्ट है, एक सेकेंड, लैपटॉप लग गया है वहां पे, ओके। मैं आप लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, फिर अपने अपने स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैं कोई म्यूचुअल फंड बेचने नहीं आया हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने इकोनॉमी पे ट्रस्ट दिला रहा हूं। जनरली मैं पहले एक काम करता था ना, बिजनेस ज्यादा, तभी हमारा बिजनेस करता था, तभी हम म्यूचुअल फंड इवेंट में जाते थे तो वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि इंडिया ग्रो होने वाला है। सो बेसिकली ये एक फॉल था मार्केट का, ये 2008 का था। ऑब्वियसली ये टाइम पे बहुत सारे लोगों को पेन हुआ होगा, लॉसेस हुए रहेंगे, मैंने तो ये भी सुना है बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया था, बट उसके बाद वापस से अच्छा हुआ। जैसे अभी कोविड में हमारे यहाँ पे मार्केट गिरा था, ऑलमोस्ट 38-40% गिरा था, तभी भी मार्केट रिकवर हुआ। अब मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या होता है? मार्केट गिरता है तो अपने को बुरा क्यों लगता है? जब भी हम लोग शुरू कर रहे थे, एक भाई यहाँ पे बैठा था, किसी ने बोला था ब्लैक कैंडल अच्छा नहीं है, ब्लैक मतलब रेड कैंडल, यस। तो अपने को मार्केट गिरता हुआ अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि लॉस होता है, राइट? लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी पोजीशन को छोड़ते ही नहीं है, राइट? अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पकड़ के रखो, चिपक के रहो, ऐसा नहीं होता है। पर अगर आपने राइट पोजीशन साइजिंग किया है और आपने प्रॉपर कैलकुलेट करके सब चीजें की है, आप लोगों को क्या लगता है जब ये मार्केट ने मार्च में, मेजर तो फॉल मार्च में आया ना, पर इसका गिरने का शुरुआत फेब में ही हुआ था। तो फेब में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए होंगे। समझो हमने कोई स्टॉक लिया था 100 रुपीज में, तो वो 90 रुपीज या 85 रुपीज नहीं हुआ रहेगा, हुआ होगा, बट हम निकलते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, जैसे कल बाउंस बैक आया ना मार्केट में, मैंने एक चीज नोटिस की है, कोई भी 2 दिन मार्केट गिरता है तो सब दुखी हो जाते हैं, ऐसा दुखी होते हैं कि पूछो ही मत। और एक दिन मार्केट, मतलब सोचो, जस्ट इमेजिन करो, 600 पॉइंट मार्केट गिरता है, हम अपसेट हो जाते हैं, और 50 पॉइंट मार्केट ऊपर आया दूसरे तीसरे दिन, हम खुश हो जाते हैं। अरे भाई अभी 600 पॉइंट और जाना है ऊपर, इतना जल्दी क्या खुश होने का? लगता है, शुरू में लगता है, जब लोग नए इन्वेस्टर होते हैं तभी लगता है कि मार्केट गिर गया तो उनको दुख होता है, लेकिन जब कुछ साल जाता है फिर आदत हो जाती है। देखा, तो ऐसा नहीं करने का है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम बताऊंगा जो मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अपन बोलते हैं ना 20-30% रिटर्न, क्या ये पॉसिबल है? और मेरे को कुछ नहीं आता है दूसरा, ना मेरे को ऑप्शन सेलिंग आती है, मैं सीख रहा हूँ, ना मेरे को ऑप्शन बाइंग आती है, मैं करते रहता हूँ टाइम पास। पर वही वाला हिसाब है कि अपना कैपिटल 10 लाख है तो सिर्फ 50,000 का टाइम पास करो मन बहलाने के लिए, बाकी मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। मेरे को सिर्फ आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और मेरे पास एक मेथड है, और पिछले 4 साल से जो मैं ये कर रहा हूँ ना, 4-5 साल से, मैंने वो सारी चीजों में कुछ ऑब्जर्व किया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे ये बताने वाला हूं कि किसी भी ट्रेड को सक्सेसफुल होने के लिए अपने को 3 चीज चाहिए। किसी को पता है क्या 3 चीज है? पेशेंस तो वो बात की बात है, पहले बोलते हैं ना कि एक अच्छा खाना बनने के पहले का रेसिपी क्या है? अरे वाह, बहुत लोगों को पता भी है। नहीं सर, हार्ड वर्क तो मैनेजमेंट करेगा, अपने को नहीं करना है। नहीं, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम, ये 3 रेसिपी अगर आप किसी भी चार्ट में देख लोगे ना, उसके बाद आपका जो पेशेंस जो सर ने बोला ना, वो उसके बाद आपका काम है, और हार्ड वर्क जो सर ने बोला वो ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रहा है, इस वजह से वो ऊपर आ रहा है, राइट? तो अभी इसको क्या बोलते हैं पता है? जो मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं ना, उसको बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, या फिर आप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। मैं एक दोस्त से मिला था, बोलते हैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप की ट्रेडिंग होती है, जिसमें आदमी लेता है और 5 साल बाद बेचता है, तो उसका थॉट प्रोसेस ये है। पर मैं, आप इसको मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोलो या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी बोलो, डिपेंड आपके ऊपर करता है क्या है।
बट यहाँ पे मैंने अपने 6-7 साल के करियर में जब से मैं प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ या समझ रहा हूँ, तो मेरे को एक चीज पता चली है कि सिर्फ ये 3 चीज के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा चार्ट निकलता है और एक अच्छे ट्रेड अपने को मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि 20 से 30% रिटर्न जनरेट करने के लिए हम लोगों को साल में कितने ट्रेड करने पड़े, कर सकते हम लोग कितने कर सकते हैं? 40 से 50। ओके, दूसरा कोई भाई है जिसको बोलना है कुछ, भाई या बहन कोई? 5 to 10 डिपेंड, अगर नसीब सब मजगांव या अपार जैसे निकले तो। देखो यस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 से 20 ट्रेड लगते हैं, ठीक है। अब ये 15 से 20 ट्रेड आप लोग 365 डेज, अगर हम लोग देखें 365 डेज तो मार्केट तो सिर्फ 220 डेज होता है चालू, तो क्या हम लोग इतने नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते, पर अपन क्या करते हैं, अदानी एंटरप्राइज चला तो चलो अदानी एंटरप्राइज के साथ जाते हैं, अगर कोई और चला तो चलो उसके साथ जाते हैं। जहां पे सब लोग भाग रहे अपन भी उधर भागने की कोशिश करते हैं। और समझो आप में से कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टॉक को खरीदा और फिर वो 3 महीना नहीं चला, पर वो कहीं गिरा भी नहीं, मतलब 5-6% ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अलावा आपके दोस्त का स्टॉक चल गया, तो आपने क्या किया, तीसरे महीने में डिसाइड किया कि मैं इसको बेचता हूं और अपने दोस्त के स्टॉक को खरीद लेता हूं। और फिर जैसे आपने ये किया, लास्ट 1 हफ्ते में वो स्टॉक आपके टारगेट पे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेस कन्विक्शन, आपको आपके ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं मारुति को 2 साल से होल्ड कर रहा हूं, रशिया यूक्रेन वॉर भी हो गया और अभी नया चालू हो गया। मेरे को लगता है कि मैं जब भी बेचूंगा तभी सब चलेगा। तो आप समझो चीज को, कन्विक्शन। मेरे लेने के बाद वो मेरे स्टॉप लॉस के पास भी आया था जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, क्रूड का प्राइस 110 हो गया था। बट अगेन एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और कमोडिटी प्राइस फाइनली नीचे ही आएगा। कमोडिटी प्राइस ज्यादा टाइम तक ऊपर नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज लोग है ना उसको कंट्रोल करती है। तो क्रूड प्राइस $110 तक ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, नीचे आएगा। पर जब वो आता है ना ऊपर, तो ये पैनिक आती है और पैनिक में अपने हाथ पैर सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहां तक, हमारे गुजराती में बोलते ना, यहां तक भरे होते हैं। हम लोग पोजीशन साइजिंग में यहां तक आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट गिरा हमारा सांस दम घुटने लगता है। तो वो चीज को भी याद रखो, ठीक है। तो अभी अपन सीधा चार्ट पे जाते हैं और पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अच्छे स्टॉक थे, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हम लोग उसमें कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने आप लोगों को बोला 3 चीज की जरूरत है, क्या वो कॉमन चीज वहां पे थी या नहीं थी। तो हम लोग कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल IDFC लिमिटेड, ठीक है। और मैं मंथली वीकली चार्ट में ही जाऊंगा और कोई दूसरे चार्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द एक्यूरेसी। और जितना कम टाइम फ्रेम में आप जाओगे ना, मैंने तो ये भी देखा है 5 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को यही सवाल पूछूंगा, आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो कि मजूरी करने आए हो, राइट? तो आप वो चीज मत करो। अभी देखो IDFC लिमिटेड में एक ब्रेकआउट तो यहां पे हुआ था, जिसको मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूं। ये दिख रहा है आप लोगों को? मतलब 2 टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, रिवर्सल और मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जिसकी आज हम लोग ज्यादा बात करेंगे। वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैटेगरी होते हैं। अभी यहाँ पे IDFC में ये देखो 2008 का प्राइस यहाँ पे था और अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अभी मेरे को एक बात बताओ, इजराइल का वॉर हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लगता है ये सारे ब्रेकआउट्स और उतना जो स्टॉक ऊपर आता है उसको आप और मेरे जैसे लोग करते हैं? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मैसेज आता है ना कि हमारे रिटेल निवेशक बहुत एक्टिव हो गए कि FIS के सामने फाइट कर रहे हैं। आता है ना, ऐसा गर्म होता है ना खून जब आप ऐसा सुनते हो, यस हम लोग कर सकते हैं, मेरे पास येस बैंक है, बचा के रखा है। ऐसा नहीं होता है। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो ये सारी चीज करते हैं और अपना कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, फ्रैंकली बोलूं तो।
मतलब कितना भी बड़ा ट्रेडर हो ना, वो कुछ नहीं कर सकता है, स्टॉक को हिला नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल वो कोई अंदर की खबर ना हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। देखो अपने को ये सब चीज नहीं पता है, अपने पास अच्छे कांटेक्ट नहीं है, मेरे को कोई न्यूज चैनल वाला नहीं जानता है, साला जो स्टॉक को बोलता है उसको गिराने के लिए पीछे से आ जाते हैं। तो मेरे को कोई न्यूज चैनल वाला नहीं जानता है, ना अपना कोई कांटेक्ट है मोदी जी के साथ। तो अपन कैसे पता करें कि किसी स्टॉक का स्टाइल क्या है ऊपर जाने का। तो मैं क्या करूंगा, अभी जैसे अपने दो, समझो किसी को दो बेटा है या दो बेटी है, एक अच्छा पढ़ाई कर रहा है और एक पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, इसके लक्षण खराब है, ये तो लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं, पर ये लाइफ में अच्छा करेगा। तो वो बोलते हैं ना कि एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक अच्छे लड़के के या एक अच्छे आदमी के। ये बात अलग है कि लास्ट में ये वाला अच्छा करता है, ये वाला नहीं करता है। तो अभी हम लोगों को वो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने हैं स्टॉक्स में, राइट। और हमको क्या करना है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक जहां पे मैक्सिमम फुलफिल हो रहे वो स्टॉक को लेके बैठ जाना है और 6-7 महीना बैठ के देखो। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कोई बोलेगा फर्स्ट क्या कॉमन पॉइंट है ये ब्रेकआउट में? टाइम। अपन ने 3 चीज बात की थी, बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि विजय भाई टाइम मतलब कितना होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा, 6 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा या 15 साल? मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अगर 5 साल के ऊपर का टाइम है ना, तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। समझ में आया? 5 साल से ज्यादा टाइम है तो अपन उस पर बेट लगा सकते हैं। जो अपन साल का 20 सोच रहे हैं ना, तो वो एक बन सकता है अपना प्लेयर। जैसे अपन ये बोलेंगे कि अपन अपनी टीम बनाने वाले हैं पूरे साल में, तो वो एक अपना प्लेयर बन सकता है। अभी कोई विराट कोहली बनेगा, कोई रोहित शर्मा बनेगा, कोई पता नहीं, अभी मेरे को इससे ज्यादा प्लेयर के नाम नहीं पता है। तो जो अच्छा नहीं खेलता है वो भी कोई बनेगा, राइट। तो अभी यहां पे अपने को पता चल गया कि 2008 के बाद ये स्टॉक पहली बार 2023 में ब्रेकआउट किया। पहली कंडीशन फुलफिल, टिक हो गया अपने दिमाग में, बुक में नहीं, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन अपनी क्या थी? प्राइस। वॉल्यूम हमेशा सेकेंडरी चीज है, वॉल्यूम सपोर्टिव चीज है। बोलते हैं ना जैसे मूवी में सपोर्टिंग एक्टर, जैसे मुन्ना भाई MBBS में कॉम्बिनेशन अच्छा था तभी मूवी हिट गई ना। तो यहाँ पे भी अपने को सर्किट चाहिए अपना हिट करने के लिए मूवी। तो सॉरी, हाँ अपर सर्किट, सही है, अच्छा था ये। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम मतलब प्राइस का मतलब क्या है, मैं और जूम करता हूं कि अपने को चाहिए मारुबुजु कैंडल, जिसको मैं किंग बोलता हूं। अपने को चाहिए मारुबुजु कैंडल से ब्रेकआउट, ना ज्यादा ना कम। और वो कैंडल भी ऐसा होना चाहिए कि आधा नीचे आधा ऊपर, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर ऐसा मिल गया तो बहुत ही मस्त हो जाएगा, जो मेरे को एक दीपक फर्टिलाइजर में मिला था। तो यहां पे देखो क्या ये कैंडल वो टाइप का है। पहली बात तो मारुबुजु कैंडल का मतलब क्या है, मेरे को लगता है सबको पता ही होगा, पर फिर मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूं, जो सुन रहा है उसके लिए, जो वीडियो देखेगा उसके लिए। मारुबुजु कैंडल का मतलब ये है कि ओपन और लो सेम है और क्लोज और हाई भी सेम रहेगा। इसका मतलब अभी ये प्राइस एक्शन में क्या अपना ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि जहां से बाइंग शुरू हुई थी ना, वहां पे बंद होने तक कैंडल खत्म हो गया पर बाइंग खत्म नहीं हुई। तो इससे अपने को क्या कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये कैंडल में या ये महीने में कोई तो स्ट्रॉन्ग बायर आया है अंदर, ठीक है। तो अगर वो कैंडल का लो टूट जाएगा तो समझ जाना कि फिर वो बायर भी चला गया, उसने भी पोजीशन साइजिंग बराबर नहीं की थी, करेक्ट। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपन बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को बता रहा हूं ना, उससे आप इंट्राडे भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, राइट। अभी ये इतना 2 चीज हो गया कंफर्म। अभी एक चीज है अपना वॉल्यूम, जो अपना सर्किट, राइट। देखो अपने को क्या देखना है कि क्या वो कैंडल में वॉल्यूम हुआ था,
अभी आप बोलोगे सर वॉल्यूम हुआ था का क्या मतलब है? कंपेयर करो प्रीवियस वॉल्यूम से। तो यहां पे अगेन वो साइड पे किसी को दिखना नहीं है तो मैं थोड़ा यहां पे कर देता हूं। ये देखो, जब अपने कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट का कैंडल, तब कंपैरेटिवली अपना वॉल्यूम का कैंडल का साइज क्या था? मतलब अगर आप प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करोगे ना तो ज्यादा होना चाहिए, या अगर किसी मतलब ऐसा आंख में दिख जाएगा आपको कि हाँ यार यहाँ पे तो कुछ अलग चीज हुई है। तो अगर ये होता है तो अपना क्या बोलते हैं वो अपने 3 देवता का नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश एक जगह पे आ गए हैं। अभी इसको कोई नहीं रोक सकता है आपको प्रॉफिट देने के अलावा, राइट? और ये मेरा जितने साल से मैं चार्ट को देख रहा हूं ना, वो एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं। और मेरे को ये डर नहीं है कि ये सीख के आप मेरे से ज्यादा आगे चले जाओगे। अगर आप चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये चार्ट देख लो, तो मेरे को भी वीडियो बनाने के लिए मेहनत कम लगेगी। अभी ये चीज अपने को मिल गई। अभी आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम है? अभी ये मत पूछना कि ये कैसे पता चलेगा कि ये 3 चीज किस में देखनी है। किसी के मन में डाउट है ये, तो मैं बताता हूं। फ्री इंडिकेटर क्या बोलते हैं, फ्रीली सब जगह पे अवेलेबल है गूगल में। 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई, अपने को तो इससे ही मतलब है। तो अगर आप 52 वीक हाई सर्च करोगे, एक हम लोग ने वीडियो बनाया था अभी लास्ट 2-3 महीने पहले ही, जिसमें मैंने वो लाइव बताया है वीडियो में। और बिलीव मी, वो वीडियो बनाने से पहले मैंने वो स्क्रिप्ट को रेडी नहीं किया था, और हम लोग कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करते। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, तो मेरे भाई ने मुझे बोला आज क्या वीडियो बनाएंगे? मैंने बोला आज स्टॉक सिलेक्शन पे बनाएंगे और लाइव दिखाएंगे कि क्या कैसे करते। तो हम लोग ढूंढ रहे थे और प्रीमियर एक्सप्लोसिव मिल गया, सेम कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद देखो क्या हुआ प्रीमियर एक्सप्लोसिव में। अभी देखो, अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अरे यार ये तो बहुत फास्ट मूव हो गया, पर जो हमने डिस्कस किया है ना, वो चीज यहाँ पे है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते पता लगाने की। ये देखो, बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ था, राइट? अच्छा ये साइड करूं, बताओ रे, तो फिर वो टाइम चला जाएगा ना अपना। मैं करता हूं, रुको। बैक बेंचर मेरे को बताते रहना, ठीक है? देखो अभी वापस वहां पे जाते, 2017 और 18 का रेजिस्टेंस, ये स्टॉक ब्रेक किया यहां पे 2023 जून या अगस्त मंथ में। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला केस यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। अच्छा, कोई कोई स्टॉक में वॉल्यूम आप लोगों को ज्यादा क्लियरली विजिबल दिखेगा, क्यों? कोई बोल सकता है? अगर वो स्टॉक स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो उसमें आपको वॉल्यूम वाला जो कैटेगरी है ना, जो अपना जो ऑप्शन है, वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग कम होता है। अगर टीवीएस मोटर में और एमएनएम में ब्रेकआउट आया था ना जब भी, तो वहां पे आप वॉल्यूम को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है, राइट? तो उसमें अपने को ये पता नहीं चलेगा। बट अगेन, हमारे पास 3 में से अगर दो चीज फुलफिल हो रही है और वो लार्ज कैप स्टॉक है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। अभी देखो यहां पे क्या हुआ, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो खुद 25-30% का था। तो अभी आप लोगों को मैंने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताया, और उसके लिए कोई भी आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई को स्कैन करो। मैं आप लोगों को बिंदास बोलता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल उस पर ही खड़ा है। आता हूं सर मैं, अपन माइक में क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो अपने को वीडियो में भी काम आएगा वो। तो मैं क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा और सबके क्वेश्चन लूंगा मैं। अभी आपका एंट्री का प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर आता हूं ना। अपन ने सब चीज के लिए रूल बनाया है। ये अगेन एक्सपीरियंस, ये जो आप बोल रहे हो वो मेरे से छूटा है बहुत। अभी पहले ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन, क्या स्टॉक में हम लोग को ढूंढना चाहिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये सारी चीज हम लोग ने समझ ली। अभी
अपना मेन क्वेश्चन आता है कि सर एंट्री कैसे करेंगे। अगर ये सिनेरियो आता है तो मैं पहले ना, आज से अगर 3-4 साल पहले आप मेरे को मिलते ना, तो मैं ऐसा बोलता कि कैंडल क्लोज का वेट करो। अब ये केस में क्या होएगा, अगेन मैं भी धीरे धीरे डेवलप हुआ, मेरी स्ट्रेटेजीज को मैंने थोड़ी थोड़ी चेंजेस किया, मॉडिफाई किया। अभी अगर मैं कैंडल क्लोज का वेट करता ना, तो वो एमएमटीसी वाला सीन हो जाता इसमें कि मेरा स्टॉप लॉस तो नीचे है पर मैं खरीद रहा हूं आसमान में, तो मैं खुद ही अपने रिस्क को बढ़ा दे रहा हूं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग सिर्फ एक है ना, एक ऐसा वो जो बोलते हैं ना जीटीडी ऑर्डर, या फिर आप उसको अगर आपने समझो आज शाम को देखा तो कल जाके खरीद लो। तो अभी इसके लिए आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम में आने की जरूरत नहीं है, आप वीकली टाइम फ्रेम में ही रहो। पर आपको क्या करने का, अभी इसमें क्या था, ब्रेकआउट प्राइस समझो 540 है, तो आपको 540 प्लस 4% या 5% ऐड करने का। तो कितना आता है 540 में 4-5% ऐड करेंगे तो कितना, 565 या 570, राइट। तो अपना बाइंग 565 या 570 में हो जाएगा। अभी हमने 5-4% क्यों ऊपर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वहां पे वो प्राइस वाला जो हमारा कंडीशन है ना वो फुलफिल हो, प्राइस फटे, ब्रेकआउट हो, राइट। सॉरी टाइम हाँ नहीं बिताए नहीं, आपने ऑर्डर रखा ना। देखो जनरली क्या होता है ऐसे केस में, आप क्या रखोगे, बाइंग स्टॉप लॉस, राइट। अभी समझो आप कोई स्टॉक को देख रहे हो और उसका ब्रेकआउट, अभी मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे देता हूं, छोड़ो ये सब क्या चीज दिखाने का। अपन लाइव एग्जांपल से सीखते हैं। ये वो चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, पर एंट्री के लिए आप लोगों को समझाऊंगा। ये रिवर्सल ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है। अभी देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था जो छोटा रेजिस्टेंस है, पर अगेन ये रिवर्सल है। कभी कभी हम लोग वापस से इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट का सिनेरियो समझो वही है, पर मेरा एंट्री ये ब्रेकआउट के ऊपर होने वाला है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, वो मेरा लेवल क्या है 260, तो मैंने 260 में 5% या 4% ऐड किया। कितना हो जाएगा 260 में 5% के, हाँ मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर सट से मिलता है तो मेरे को वो हेरा फेरी वाला डायलॉग याद आता है, वो बाबू भैया पैसा हिसाब करता है ना कि कितना मिलेगा किसको, तो अक्षय कुमार बोलते हैं ना हाँ हिसाब बराबर है, राइट। तो अभी यहाँ पे 275 पे मेरा एंट्री है, मेरे को पता है। तो अभी यहाँ पे 275 पे मैं रोज सुबह आके ऑर्डर रख दूं, या जीटीडी ऑर्डर तो हमेशा के लिए रहता है, राइट जसप्रीत। जीटीडी ऑर्डर 1 साल के लिए रहता है, तो फिर सोचा आपको याद भी नहीं रहेगा, कभी बाय हो जाएगा। पर ध्यान रखना ऐसा नहीं कि जीटीडी ऑर्डर डाल के अमर हो गए अपन। तो 275 पे ऑर्डर डालने का हमारा पॉइंट क्या था कि अगर प्रीमियर एक्सप्लोजिव जैसा कोई कैंडल फट गया तो हमारी ट्रेड मिस नहीं होनी चाहिए। तो अभी एंट्री क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे विजय भाई स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस रखने के लिए ना बहुत सारे मेथड है। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक बुक लॉन्च किया था, तो उसमें हमने बहुत सारे मेथड बताए स्टॉप लॉस रखने के। स्विंग लो को भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। पर जनरली मैं क्या करता हूं, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर अपने को 3 चीज मिलती है तो वो ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं क्या सोचता हूं कि अगर वो ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है ना, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा ज्यादा, क्योंकि अगर मेरे को 50% या 60% रिटर्न कमाना है तो आप मेरे को बताओ आप कितना % रिस्क लगा सकते हो टेबल पे। सर 5% बहुत कम है। 5% तो हम एंट्री में दे रहे, मेरे हिसाब से नहीं 20% मैं रखता था। आज से 5 साल पहले ये सेमिनार होता तो अपन ये बोलते, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक को ऊपर ही जाना है और अगर ये स्टॉक नीचे गिरेगा तो इसका मतलब अपना जो फॉर्मूला था, अपना रेसिपी बिगड़ गया। तो फिर वो रेसिपी बिगड़ गया तो मेरे को भी नहीं रहना है उसमें, राइट। अभी मैं बहुत ही
बोलते हैं ना एकदम वो खराब हो गया, अपने खराब स्टॉक को काटो और भागो, राइट? क्योंकि ये चीज भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि आप लॉस पकड़ के बैठोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपना कभी 20,000 वाला लॉस दूसरे दिन 40 हो सकता है, 60 भी हो सकता है तीसरे दिन। तो यहां पे हम लोग लेंगे 10% या 8% का रिस्क, पर कैसे? हम लोग क्या करेंगे, 260 माइनस 5% क्या आता है? बाबू भैया है इधर कोई? 247। तो 247 का मेरा स्टॉप लॉस और मेरा एंट्री 275। क्लियर? अभी ये चीज क्लियर हो गई, पर अभी इसमें अपन क्या करेंगे, अपनी वाइफ को बोलेंगे एफडी तोड़। अभी विजय भाई ने बोला है ये लेने का एफडी तोड़, अपन पूरा पैसा डाल देंगे इसमें कि ये भी प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो जाएगा, पर वो नहीं करने का। देखो आपके पास जितना भी कैपिटल हो, मेरे को बताना मत कि आपके पास 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 10 लाख है कि 1 लाख है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये ट्रेड आपने देखा, आप सब चीज समझ रहे हो, कितनी कंडीशन कितने परसेंटेज वाइज फुल हुई अपनी यहाँ पे, तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, तो समझो आपके कैपिटल का 15-20% लगाओ एक ट्रेड में। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, पर कैंडल का साइज मजा नहीं आ रहा है कि विजय भाई ने जो किंग कैंडल बोला था ना, वो किंग कैंडल आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर गो विथ 7% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर कोई बहुत ही अच्छा सेटअप अपने को मिल गया, सेटअप का मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छा सेटअप मैं किसको बोलता हूं, देन गो विथ 25-30%। एक तरीका ये है आपका पोजीशन साइज मैनेज करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप अभी डिसाइड कर लो, ट्रेड में एंटर होने से पहले, जब भी हम वो जीटीडी ऑर्डर मारने वाले हैं ना, तभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को कितना % लॉस लेना है बजाज के स्टॉक में। तो अगर मैं सर आपको पूछूं कितना लॉस ले सकते हो आप इसमें, प्रॉफिट की बात हम लोग नहीं करेंगे ही नहीं, लॉस कितना ले सकते हैं? नहीं पैसा बोलो, वैल्यू। चलो सर 8,000 रुपए का लॉस लेंगे, तो सर आपको आपका पोजीशन साइजिंग 8,000 के लॉस के हिसाब से लेना है। अब वो कैसे? आपको क्या करना है, आपका बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट आया? 30 पॉइंट्स आया। 8,000 को डिवाइड बाय 30 पॉइंट्स करो, कितनी क्वांटिटी आई बाबू भैया? हाँ 240 क्वांटिटी ले लो। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी हो जाए या रशिया ईरान भी लड़ जाए ना, आपकी रात की नींद नहीं बिगड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? ये जो चीज है ना, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग क्या ध्यान देते हैं? ट्रेड पे ध्यान देते हैं और वो टारगेट को देखते हैं और अपना आंख चमकता है, वो ऐसे पीछे पैसा खुल जाता है कि अरे इसमें तो इतना पैसा आ सकता है। फिर अपन गलती क्या कर देते हैं, हमारो लेने का तो 250 क्वांटिटी और हमने ले लिया 1000 क्वांटिटी। अब क्या होगा, 2 दिन नहीं चला, दुख होगा, तीसरे दिन थोड़ा नीचे आया, टेंशन होगा, चौथे दिन वो अपने भाव पे आया, बोलेगे यार ये विजय ठक्कर ने पूरा कचरा कर दिया। बट आपको ये चिंता कब होगी, जब आप अपने लिमिट के बाहर जाओगे। जब आप अपने लिमिट में रहोगे ना, तो आप अपनी फैमिली लाइफ भी एंजॉय करोगे, आपकी ट्रेडिंग भी एंजॉय करोगे। रशिया यूक्रेन जो भी किसका भी वॉर होने दो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस। अभी जब अपन ये शुरू करने वाले थे ना, तो कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से HDMI वायर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आदमी उधर बैठाएगा हमारे टीम का भाई, और उसको मैं बोलूंगा वो करेगा। पैनिक क्यों होने का, लास्ट का सोच लो कि लास्ट में क्या होने वाला है, और वो समझ के आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टॉक मार्केट में अगर आपका जो भी, मतलब मेरे को एक बहुत बड़े आदमी ने बोला था, स्टॉक मार्केट आपका मिरर है, मतलब आप जैसे बिहेव करोगे वो आपको वैसे रिटर्न देगा। अभी रिसेंटली कोई रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पता चला था सबसे ज्यादा रिटर्न जो आदमी मर गए ना, उन लोग ने बनाया है। उसके बाद जो सो गए, जो भूल गए थे, उन्होंने बनाया। तो ये तो प्रूफ है ना कि पेशेंस तो काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सुजलॉन लेके सो जाओ पता चला 10 साल बाद सोओगे तो वही भाव दिखेगा, तो वापस सो जाओगे। तो ये चीज है। तो
तो अभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया। मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर पाऊं, वही मेरा पीपीटी है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर आप सब चीज करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताता हूं कि मैं परफेक्ट सेटअप किसको बोलता हूं। अगर आपको इन फ्यूचर किस में दिख जाए तो मेरे को मैसेज कर देना। ये थोड़ा उधर लेना पड़ेगा। ये देखो, ये एक दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक है। हम लोग ने जनवरी मंथ में, मैंने पर्सनली लिया भी था इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये होता है विजय भाई हर संडे वीडियो बनाते हैं, कितने स्टॉक विजय भाई लेते होंगे? जितना विजय भाई के पास पैसा है उतना लेते हैं, उसके बाद विजय भाई खाली बताते हैं। अगर मेरा मन भी करेगा ना तो मैं ले नहीं सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने आप लोगों को जो बोला ना कि 10, 15, 20 स्टॉक अपने को लेना है, मैं भी साल में उतने ही स्टॉक लेता हूं। तो ये दीपक फर्टिलाइजर में जो 3 चीज बताई वो थी, यहां पे थी। ये क्या है? 2018-17 कभी ब्रेकआउट हुआ? 22 किंग कैंडल। अभी मैं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट सेटअप किसको बोलता हूं। कभी भी स्टॉक पहली बार रेजिस्टेंस पे आता है ना, पहली बार, तो बहुत रेयर होता है कि वो ब्रेक करेगा, राइट। तो मैं तो चाहता हूं कि वो ब्रेकआउट ना करे। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट, ये देख रहे हो ना, ये पूरा जो जोन है ना वो अटेम्प्ट चल रहा था। अभी यहां पे साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, कोई मुझे बताएगा? हाँ, मैं बताता हूं क्या हो रहा है। समझो, अभी अपन एक है ना, एक यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं और वो सिचुएशन को अपन अभी कोई जो नॉर्मल आप करोगे वही बोलना। अभी समझो 2018 में 450 के भाव में, सर आपका नाम क्या है? रविश जी ने 450 में 2018 में दीपक फर्टिलाइजर लिया, राइट, इंट्राडे। और सर ने बाद में बोला कि अरे यार ये तो गिर गया। फिर रविश कुमार जी काम में बिजी हो गए, 2-3 दिन देखा नहीं क्योंकि उनको देखना नहीं था। फिर वो भूल गए, आपने उसको डिलीवरी ले ली, बोला आ जाओ तू भी रह जा मेरे साथ घर में। उसके बाद रविश कुमार जी हर बार इसको देखते थे, 6 महीने में 1 महीने में एक बार। वो बोलते थे साला ये तो कभी उठेगा ही नहीं। रविश कुमार जी ने फर्टिलाइजर पूरा सेक्टर छान मार लिया, पूरा रिसर्च कर डाला उसके पीछे, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भाव 100 रुपया देखा नीचे में। अभी रविश कुमार जी आनंद भाई बन गए, मुन्ना भाई एमबीबीएस के, जिसको कुछ फील नहीं होता है। अभी अचानक से 2022 में रविश जी आपका भाव आया 450, आप क्या करोगे? साइकोलॉजी देखो, उन्होंने एक गलती की थी, वो गलती सुधारने का मौका मिला है। यहां पे आदमी ये नहीं सोचेगा कि प्रॉफिट इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ। वो आदमी क्या सोचेगा? भाई बच गया, आनंद जी कोमा में से बाहर आ गए। वो मुन्ना भाई में कैसे लास्ट में आनंद भाई चलते हैं दाढ़ी वाड़ी करके, ऐसे ये आनंद भाई खड़े हो गए। पर यहां पे क्या हुआ? एक रविश कुमार नहीं था। 2018 में बहुत सारे रविश कुमार थे और 2023 में बहुत सारे कोमा से बाहर निकले। तो वो लोग क्या करेंगे? ये भी हंस रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बेचेंगे, ऑब्वियसली उनकी सेलिंग आएगी। अच्छा, सेलिंग आएगी तो बायर क्या करेगा? आने दे, जितनी सेलिंग आनी है। हर्षद मेहता थोड़ी है कि वो लेते जाएगा। वो लोग भी स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपनी बाइंग स्टॉप कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? उनकी सेलिंग आई। अभी जिस आदमी को ये स्टॉक को 1000 तक पहुंचाना है ना, उसको कोई गाई नहीं है कि वो 1 साल में जाए, 2 साल में जाए। उसको मालूम है उसको कभी करना है, क्योंकि वही कर रहा है ना, प्राइस एक्शन वही क्रिएट कर रहा है, राइट। अभी यहां पे क्या हुआ? ये इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। अभी देखो, ये कभी हुआ था? अगस्त से लेके, मतलब जुलाई से लेके ऑलमोस्ट मई महीने तक ये कंसोलिडेशन चला। इसमें बहुत सारे रविश कुमार आए गए, क्योंकि सबने अपना, जो लोग भूल गए थे ना, उनको अपने दोस्त ने फोन करके बोला, अरे तेरे स्टॉक का भाव आ गया, तूने बेचा नहीं। तो ये सारी चीज हो गई 3-4 महीने में।
फाइनली कंसोलिडेशन वापस से एक बड़े प्राइस से ब्रेक हुआ। अब अपने पास क्या है, बेस है। किसका बेस है? अगर हम लोग ये बेस के स्टॉप लॉस से भी लेंगे ना, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे, मेरा बहुत फेवरेट कैंडल है डोजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और ये ब्रेकआउट हुआ। अभी हमने यहाँ पे 4% वाला रूल लगाया, +5% -5%, चलो लगा लिया अपन ने। अब हमारी रेसिपी सही है, तीनों चीज हमारे पास है। अभी इसको मैं बोलता हूं परफेक्ट सेटअप, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने बायर थे ना उनको निकाला है। तो अभी कौन आएगा, नया आएगा जो कोविड में अकाउंट खोले। समझ रहे हो आप, ये साइकिल चलेगा। पर आप देखो वॉल्यूम कहाँ ज्यादा थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वॉल्यूम होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी वॉल्यूम होता है। तो अगेन ये अच्छा लिक्विड स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक होता और ज्यादा लो मार्केट कैप वाला होता तो शायद वॉल्यूम इधर भी दिखते। लेकिन अपना परफेक्ट सेटअप में नहीं बैठना। क्यों? मैंने क्या बोला था कि हम फिर अगर एकदम सारी चीजें मिक्स होगी तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। देखो ये परफेक्ट सेटअप नहीं था तो क्या हुआ वो भी देखो। इसने कितना महीना कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखो। अभी मैं मंथली चार्ट दिखाता हूं, बेसिकली इसमें मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ही एंट्री ली थी। पर आप ये देखो कि इसने कितना महीना कंसोलिडेट किया। हाँ ये देखो यहां पे भी किंग है। सोचो वीकली में भी अपना सेटअप, मंथली में भी अपना सेटअप जस्टिफाई हुआ और यहां पे मंथली में कंसोलिडेशन भी आप लोगों को दिख रहा है। अब इससे बेटर सेटअप क्या हो सकता है? मतलब ये तो वो है कि चार्ट को बस अंदर से निकल के बोलना बाकी है कि अभी तू मेरे को ले ले। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इसको भी मैं गिनूंगा कंसोलिडेशन में 6 महीना, क्योंकि यही रेंज में था। अब ये 6 महीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन अक्षय जी है यहाँ पे, हमारा बहुत बात चीज होती थी, आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाते थे। बट अक्षय जी को भी एनी हाउ पता था कि ये होगा ही होगा। पर वो पेशेंस है ना यार, हम भी इंसान है, अपने को भी ग्रीड, फियर, डर लगता है। तो ये 6 महीना ही अपना काम है चुप बैठने का। बोलते हैं ना वो कोमा में जाने का। आनंद भाई मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा ब्रेक के बाद। अपन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अपने पास बहुत कम टाइम है। तो ये 6 महीने के बाद मेरा टारगेट क्या था? जो ब्रेकआउट के पहले का रेंज था ना, वो रेंज को मैंने ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दिया। वो अभी आप लोगों को सबको पता है, वो मिनिमम टारगेट था। उसके बाद ट्रेल कैसा करना है वो बाद में मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक और भी चलते हैं। अब देखो ये स्टॉक ने 6 महीना कंसोलिडेट किया और 2 महीने में अपना टारगेट आ गया। ये होता है परफेक्ट सेटअप। अब ये सेटअप अपने को साल में एक आधा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे मिले, साल में एक आधा या 2 मिल जाएगा अगर मार्केट अच्छा है तो। अभी ये 6 महीने में है ना, क्या हुआ रहेगा मैं आपको बोलूं। अगर आप ये 6 महीने को बैक चेक करोगे निफ्टी के साथ, शायद वो टाइम पे निफ्टी खराब होगा या गिर रहा होगा। तो जब भी जो स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है और मार्केट नेगेटिव होता है ना, तो स्टॉक टाइम खाता है। अगर कोविड के बाद जो भी ब्रेकआउट मिले ना, वो बहुत फास्ट, मतलब 1 महीना, 2 महीने में फटाफट लिया, 2 महीने में टारगेट लिया, 3 महीने में टारगेट लिया, 1.5 महीने में टारगेट। क्यों? क्योंकि मार्केट भी भाग रहा था। पर जब मार्केट आपको साथ नहीं देगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है टाइम का। अब इसका टाइम क्या रहता है? अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसमें वीकली, मंथली बेसिस पे कितना टाइम लगता है? तो अगर मार्केट कंडीशन बुलिश मोड में है तो 3 महीना, 4 महीना, और अगर मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा नेगेटिव, फ्लैट नेगेटिव है तो 6-7 महीना या तो फिर 1 साल। बट अभी यहां पे हमारा रिस्क कितना था? 10% मैक्सिमम। अगर हम भूल भी गए तो 11-12%, पर उसके बदले आपको रिटर्न कितना मिला? 70%। तो ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर हम लोग को साल में 20 ट्रेड लेने हैं तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। अच्छा, अभी कितने लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट है? अगर मैं बोलूं कि आप एक स्टॉक में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा।
मैंने एकदम वो नेटफ्लिक्स टाइप किया ना कि आप आओगे ही ब्रेक के बाद वापस। अभी 11:30 हुआ है, ब्रेक के बाद अपन क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके लिए आप लोगों को दूसरा स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो साल में 20 स्टॉक अपने को मिले ना, अपन उसमें ही स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट है, ब्रेक लेते हैं। यस, ब्रेक लेते हैं। बाहर आप चाय कॉफी आप पी सकते हो आराम से। सॉरी, मूविंग एवरेज सर वो तो 200 का है, वो तो ऐसे ही लगा पड़ा है। अच्छा, ये 10-15 मिनट में वापस। हाँ, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है ना, मैं पर्सनली अगर नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे तो आप बाहर रिकॉर्ड भी करवा लीजिए, उसका आंसर मैं दूंगा। यस, करूंगा।